नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है जनवरी मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है भजनलाल सरकार के द्वारा। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाए थे 3 संभाग थे और 9 जिले हैं, इनको निरस्त कर दिया है। 28 दिसंबर को ये बैठक आयोजित हुई थी और उसमें पिछली सरकार ने बनाए थे 17 जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, और इसके बाद हटाने के बाद जो है 41 जिले रहेंगे और 7 संभाग रहेंगे वापस। ठीक है, तो पहले 10 संभाग हो गए थे, 7 + 3, इसके अलावा 50 जिले हो गए थे। तो 9 जिले जो है कौन कौन से निरस्त किए गए हैं: अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। तो इनको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो नवसृजित 3 नए संभाग थे जिनको निरस्त किया गया है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग, तो इनको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा आचार संहिता से ठीक पहले घोषित किए गए जो 3 जिले थे, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, इनको भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस तरीके से 53 यानी 12 जिलों को निरस्त कर दिया है भजनलाल सरकार ने। 8 जो जिले हैं ये यथावत रखे जाएंगे। कौन कौन से हैं: फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलूमर, इनको जो है यथावत रखा जाएगा। समीक्षा के लिए 2 जो है गठित की गई थी समितियां। कौन कौन सी समितियां थी? तो एक मंत्रिमंडलीय उप समिति और सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तो 2 समितियां गठित की गई थी, एक तो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी और एक ललित के पंवार उसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया था। 2 कमेटियां थी। समिति ने नवगठित जिलों एवं संभागों के पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को प्रस्तुत की है और समिति की सिफारिशों पर नए सृजित जिलों में से 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। अन्य निर्णय भी लिया गया इसके अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सीईटी का जो स्कोर रहता है पहले 1 साल के लिए वैलिड था, इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर कर दी है 3 साल। प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था। इसके क्रम में राजस्व विभाग के द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना भी जारी की गई थी और नए जिले और संभागों का सृजन किया गया था। राज्य में अब पहले की तरह 7 संभाग होंगे: भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग। तो पहले जैसे 7 संभाग थे वैसे यथावत रहेंगे। अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण का पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है और इसको अश्व यानी घोड़ों के संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने के लिए लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल के द्वारा, और ये हर वर्ष दिया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस पर। इस वर्ष का पुरस्कार दिया जो है गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण के लिए मिला है और विगत वर्ष ये पुरस्कार मारवाड़ी घोड़ों के जो है संरक्षण और संवर्धन के लिए बीकानेर को ही मिला था। इस बार मिला है हलारी घोड़े के संरक्षण के लिए और पिछली बार मिला था मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए। तो ये हमारा जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर को ही दिया गया है।
इससे पहले मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के लिए भी ये नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों को वर्ष 2007 में पहली बार राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र पर लाकर उनके संरक्षण का कार्य जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2007 में ये लाए गए थे। अगला है संजू योगी को पेप्सी को रिवोल्यूशनरी अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान की कृषि उद्यमी है ये संजू योगी, कृषि से संबंधित है। इनको पेप्सी को इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया है। राजस्थान की है संजू योगी। इनको लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को लागू करने की श्रेणी में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो संजू योगी को किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल दिया गया है? ये दिया गया है लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को लागू करने की श्रेणी के अंदर। ठीक है, इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल की तापसी पाल को गोल्ड मेडल दिया गया है। तापसी पाल है पश्चिम बंगाल की, इनको मिला है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुकुट मणिराज, इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मुकुट मणिराज, याद रखिए। इनको राजस्थानी भाषा का दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, इनके द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है 18 दिसंबर 2024 को। और इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए जो घोषणा की गई है वो मुकुट मणिराज है, ये कोटा के हैं, इनको दिया जाएगा। उनकी कृति है गाँव अर अम्मा, गाँव अर अम्मा भी याद रखिए इनकी कृति का नाम है, इसलिए इनको प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? गजे सिंह पुरोहित को दिया गया था। इनकी कृति का नाम भी याद रखिए पलकती प्रीत। तो याद रखिए दो फैक्ट, एक तो है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 का दिया गया था गज सिंह पुरोहित को, इनकी कृति थी पलकती प्रीत के लिए। और 2024 का दिया गया है मुकुट मणिराज को दिया जाएगा और इनकी कृति का नाम है गांव घर अम्मा। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी, इनकी पहल पर कोटा और बूंदी को देश में पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने वाला सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर को शुरू हो गया है ये। ठीक है, और इस अभियान के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाता है जिनका वजन है 45 किलो से कम और गर्भावस्था के अंदर महिलाओं को आवश्यक जो पोषण है, संतुलित आहार है, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं। इनकी सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 kg की पोषण किट प्रदान की जाती है। याद रखिए 12.5 kg की पोषण किट प्रदान की जाती है सुपोषित माँ अभियान के तहत। ठीक है, और इसका अभी हाल ही में तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 29 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था ये अभियान और इस अभियान की सराहना प्रधानमंत्री जी ने भी की है और प्रत्येक सांसद के लिए इसको अनुकरणीय बताया गया है। तो 12.5 ग्राम याद रखिए। और कब से स्टार्ट हुआ था ये? 29 फरवरी 2020 से। राज्य निर्वाचन आयुक्त ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता, इनको प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधक पुरस्कार यानी ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए डॉक्टर मधुकर गुप्ता है राज्य के निर्वाचन आयुक्त। उन्हें यह पुरस्कार पारदर्शी, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को यह पुरस्कार 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एंड सिंपोजियम इसके अंदर प्रदान किया गया है। यह सिंपोजियम डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो में 15 से लेकर 18 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर? डोमिनियन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, यहाँ पर इनको दिया गया है।
डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वर्ष 2023 में भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। तो इलेक्शन के मामले में इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं। कौन है ये? राज्य निर्वाचन आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। इनको अभी हाल ही के अंदर सेंटो डोमिंगो के अंदर अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम भी याद रखिए, इस अवार्ड का नाम है वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार। इसके अलावा इनको पहले 2023 में जो अवार्ड दिया गया था वो था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। जर्मन कंपनी है एल्बाट्रॉस स्थापित करेगी जोधपुर के तिवरी के अंदर एक औद्योगिक यूनिट। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जाएगी जोधपुर के तिवरी में, और ये जर्मन कंपनी एल्बाट्रॉस के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी है एल्बाट्रॉस, इसके द्वारा जोधपुर के तिवरी के अंदर औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। इसके लिए रीको ने तिवरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मन कंपनी एल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट को जमीन आवंटित की है। तो रक्षा के क्षेत्र की है ये फेमस कंपनी एल्बाट्रॉस। इसके बाद में जोधपुर में स्थापित होने वाली नई इकाई जो है रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए उन्नत RAF चैम्बर्स और मेटल निर्माण पर केंद्रित होगी। ठीक है, ये किसका निर्माण करेगी? RF चैम्बर्स और मेटल पैनल के निर्माण पर फोकस करेगी। ये 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर संचालित होने वाली इस इकाई में कंपनी 42 करोड़ का निवेश करेगी। तो जर्मन कंपनी है एल्बाट्रॉस, कितने का निवेश कर रही है? 42 करोड़ का, और जोधपुर के तिवरी में ये यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने किया NGBI लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। तो प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर के अंदर, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आए थे। इन्होंने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी है। संशोधित PKC जो है लिंक परियोजना, इसको राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो है संशोधित की गई है, इसको PKC जो लिंक परियोजना है इसको। प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कूल नदी पर रामगढ़ बैराज का निर्माण किया जाएगा, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बनाया जाएगा, और नवनेरा बांध में जो संग्रहित जल है इसके उपयोग के लिए नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा यानी NGBI लिंक परियोजना के 3 पैकेज का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो पेयजल के लिए कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, इसके बाद में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, और नवनेरा बांध में जो संग्रहित जल है इसके उपयोग के लिए ये जो है NGBI, इसका फुल फॉर्म है नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना के 3 पैकेज का कार्य का शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा। इस पैकेज में 9,470 करोड़ रुपए की लागत से नवनेरा बैराज से गलवा बांध होते हुए बीसलपुर और ईसरदा बांध तक जल प्रत्यावर्तन के लिए नहर तंत्र, पंपिंग सिस्टम, स्टेशन और पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इनको लिंक करने के लिए जो भी जरूरत होगी, जैसे नहर तंत्र की जरूरत होगी, पंपिंग स्टेशन की जरूरत होगी, तो इसका कार्य जो किया जाएगा। लागत है इसकी 9,416.70 करोड़। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर 1,069 करोड़ की लागत से निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया है। संशोधित पार्वती कालीसिंध जो चंबल एकीकृत ERCP परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में 28 जनवरी 2024 को MOU पर साइन हुए थे, और परियोजना पूरी होने पर राजस्थान के 21 जिलों के लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था इसके लिए हो सकेगी। तो ठीक है, इस पे 28 जनवरी 2024 को MOU पर साइन किए गए थे, और केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इसको लेकर साइन हुए थे। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। ठीक है, तो भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल हुआ 15 दिसंबर 2024 को, और इस उपलक्ष्य में निभाई जिम्मेदारी,
हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। थीम पर जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। साथ ही महिला एवं किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की पिंजरापोल गौशाला के अंदर 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। योजना है प्रधान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है, इसमें राज्य के शहरी क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद है, असहाय परिवार है, उसके असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक हो गए, हस्तशिल्प श्रमिक हो गए, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर हो गए, केयर वर्कर हो गए, सफाई श्रमिक हो गए, घरेलू श्रमिक हो गए आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जाएगा। तो कम समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म इनको लोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। और इनमें जो पात्र होंगे वो ये होंगे, जो भी भवन निर्माण श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, सफाई कर्मी, केयर वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ठीक है, तो इनको लोन दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी को बैंक के द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिए कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, तो 80,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, इनको 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, यानी जो भी 18 साल से नीचे के हैं बच्चे, इनको दुर्लभ बीमारी हो गई है तो 50 लाख तक का उपचार इनको फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रतिमाह जो है इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। तो अभी तो केवल 2 ही हॉस्पिटल है, एक तो जेके लोन हॉस्पिटल और एक है एम्स जोधपुर। तीसरी है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये भी स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जो मिल रही है, इसके अतिरिक्त जो है 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये मासिक रूप से जो है पेंशन दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो 3,000 रुपये अतिरिक्त मासिक पेंशन दी जाएगी जो भी लाभार्थी अंशदाता है उनको। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पेंशन तो मिल ही रही है, इसके अलावा 60 साल के बाद में उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएं, कपड़े, जूते, जो पहले उपयोग हो चुकी जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि जमा कर सकेंगे, जहां से ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी होगा अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकता है। तो पुराना जो भी सामान है आपके पास, तो इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिए सारी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। पूंचरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया है भजनलाल जी के द्वारा। पूंचरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? ये डीग के अंदर 15 दिसंबर 2024 को किया गया है। गिरिराज्य की परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में पहले जोन का शिलान्यास किया गया है। इस चरण में श्रीनाथ जी मंदिर आ गए, पूंचरी का लोटा मंदिर, दावजी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, मुखारविंद, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास करवाया जाएगा पहले चरण के अंदर। इसमें श्रीनाथ जी, पूंचरी का लोटा आदि प्रमुख मंदिर है। अप्सरा और नवल कुंड जैसे कई पवित्र स्थल भी आते हैं। तो 4 चरणों के अंदर ये इसका विकास किया जाएगा, 4 जोन में। अभी पहले जोन का शिलान्यास किया गया है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राजसखी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये सम्मेलन हुआ था 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ है? राज्य स्तरीय है, ये ध्यान रखिए। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर 14 दिसंबर को आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राजसखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन सा पोर्टल शुभारंभ किया गया है? राजसखी पोर्टल।
तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका की इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो भी महिला उद्यमी है अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेगी। तो जो भी सखियां, ठीक है, राज सखी पोर्टल के माध्यम से जो है अपने उत्पादों को बेच सकेगी, जो भी सखियां इससे जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से जो भी जुड़ी हुई है महिला उद्यमी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, तो महिला सम्मेलन के दौरान जो कि उदयपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको सप्ताह में 3 दिन यानी मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कब कब? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी 2 चम्मच से 100 मिली दूध तैयार होगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री व्रत मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली जो है 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है। ये भी याद रखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जो राशि थी 5,000, राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर कर दिया है 6,500 रुपये। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन है किसान सम्मेलन। तो महिलाओं का तो उदयपुर में हो गया और किसानों का हुआ है अजमेर के अंदर। तो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उष्ट संरक्षण एवं विकास मिशन और 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का शुभारंभ किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा ऊँटों के संरक्षण और विकास मिशन स्टार्ट किया गया है और 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य का शुभारंभ भी किया गया है। तो जान लेते हैं एक एक बारे में। तो पहली है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इम्पोर्टेंट है ये। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख जो दुधारू गाय और भैंस है, 5-5 लाख भेड़ बकरी है और 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशु जैसे ऊँट है, इनका बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो इतने पहले चरण की बात है ये। पहले चरण में 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस हो गए, 5-5 लाख भेड़ बकरी हो गई और 1 लाख जो है ऊँट जो है इनको बीमा करते हुए इनका बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस योजना में दुधारू जो गाय है, भैंस है, ऊँट है, नर और मादा के लिए अधिकतम 40,000 यानी हर पशु पर 40,000 और मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 रुपये प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो गाय, भैंस और ऊँट के लिए तो 40,000 है और मादा बकरी और भेड़ के लिए कितना है? 4,000 प्रति पशु जो है ये मूल्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन। तो राज्य पशु ऊँट की घटती संख्या को थामने और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है ये मिशन। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा ऊँटनी के प्रसव यानी जो है तोड़िया का जब जन्म होता है, इस पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20,000 रुपये कर दी गई है। तो 2 किस्तों में 20,000 रुपये दिए जाएंगे अगर तोड़िया का जन्म होता है। ठीक है, भरतपुर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। तो प्रदेश की बड़ी आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए शहरी विकास और आवासन विभाग ने भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 15 दिसंबर 2024 को जारी कर दी है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर बनेगा विकास प्राधिकरण? भरतपुर और बीकानेर के अंदर। ये अधिसूचनाएं भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर और वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर आएगा, देशनोक और आसपास के 185 गांव शामिल किए जाएंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गांव इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो 2 जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी और बनेंगे, एक तो भरतपुर और बीकानेर। प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट पर अंगों का प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, एयरलिफ्ट करके अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। तो प्रदेश में इस वर्ष जो है 13वां अंगदान 15 दिसंबर 2024 को किया गया है। इस क्रम में प्रदेश में पहली बार एयर एम्बुलेंस से अंगों का
को एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। प्रदेश में यह पहला अवसर था जब एक ही ब्रेन डेड व्यक्ति के अधिकतम 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया है। यह इस संदर्भ में भी पहला अवसर रहा जब एक ही व्यक्ति के लंग्स और हृदय का प्रत्यारोपण एक ही रोगी को किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार लंग्स का प्रत्यारोपण भी किया गया है। ठीक है, तो पहली बार लंग का जो है लंग ट्रांसप्लांट किए गए हैं। उक्त अंगदान गंभीर रूप से घायल और ब्रेन डेड झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद के द्वारा किया गया है। ये अंगदान किसके द्वारा किया गया? विष्णु प्रसाद के द्वारा। अंगदान किए गए अंगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा झालावाड़ से उठाया गया और एसएमएस अस्पताल जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया। तो पहली बार एयरलिफ्ट करके जो है ट्रांसप्लांट किया गया है। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जैसलमेर के पत्थरों से तैयार किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारवाड़ी क्षेत्र में इंद्रियानी नदी के किनारे बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत का पहला है ये डिजिटल म्यूजियम। कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र के पुणे में बना है। और यहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो हमारे जैसलमेर का है। इस म्यूजियम के परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसी जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति यानी रेप्लिका है ये। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है और 2200 वर्ष पुरानी पाले जैन गुफाओं के करीब स्थित है। ये म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। ठीक है, और 400 करोड़ की लागत से 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। ये अभय प्रभावना नामक इस डिजिटल म्यूजियम का निर्माण फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी कल्चरल एंड हिस्ट्री के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जैन धरोहर को संरक्षित रखना है, उसकी शिक्षाओं को बढ़ावा देना है और समाज में जैन योगदान को उजागर करना। तो जैन धर्म से संबंधित है ये, और ये है भारत का जो है डिजिटल म्यूजियम। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के अंदर है ये। इसमें 1000 वर्ष से पुरानी जो है पांडुलिपि सुरक्षित की गई है, 1000 वर्ष से पुरानी। और जैन धर्म से अपरिचित लोगों के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक से इंटरेक्टिव शो भी इसके अंदर होगा। उड़ीसा और गुजरात के कलाकारों ने इसके अंदर काम किया है। तो इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर का पत्थर इसमें उपयोग किया गया है, जैन धर्म पर आधारित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र के पुणे में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई और ये हुई जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के अंदर 9 से 11 दिसंबर 2024 को ये आयोजित की गई। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राज्य सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको के द्वारा जो है इनके द्वारा आयोजन किया गया। इसका नोडल विभाग कौन सा था? निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP था। इसकी टैगलाइन क्या थी? 9 से 11 दिसंबर को जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, इसकी टैगलाइन थी रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसमें 12 थीमेटिक सत्र और ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ ही MSME कॉन्क्लेव और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है। इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में रही है। पार्टनर कंट्री के रूप में जो 17 देश इसके अंदर शामिल हुए हैं वो है डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड। तो 17 देश जो है पार्टनर कंट्री रहे हैं इसके अंदर। अन्य प्रतिभागी देश भी रहे हैं, इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाए जाने की घोषणा की है। तो जो भी प्रवासी राजस्थानी है उनके लिए एक विशेष जो है विभाग बनाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा अब से प्रवासी राजस्थानी दिवस। राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय किया गया है। तो ये सम्मान भी दिया जाएगा हर साल। भजनलाल सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की विशेषता ये रही कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU किए गए हैं और इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन किए गए हैं। ठीक है, तो 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, मैक्सिमम इसमें है ऊर्जा के। समिट के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन किए गए हैं। ठीक है,
तो इजराइल और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के मध्य में ये एमओयू हुआ है। राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच में सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंडेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सरस्वती से संबंधित जो भी है इसमें राजस्थान सरकार और डेनमार्क के बीच में एमओयू पर साइन किए गए हैं, एलओआई पर। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन होगा 2026 में। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आया है, ऊर्जा के क्षेत्र में आया है। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक तो है राजस्थान सरकार और डेनमार्क का किसको लेकर एलओआई हुआ है, ये हुआ है सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्जीवन पर। एक है इजराइल का विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार का जो जल संसाधन विभाग है, इसके बीच में भी एमओयू किया गया है। ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने गठन के पहले ही साल में निवेश समिट आयोजित किया हो। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट समिट वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन 2015 में किया गया था। ठीक है, तो 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का, 2022 में जो है इन्वेस्टमेंट समिट किया गया था और अब किया गया है 2024 के अंदर। ठीक है, पहले ही साल में, अपना गठन के पहले ही साल में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 9 नीतियाँ। तो 9 नीतियाँ जो है ये लॉन्च की गई है भजनलाल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो 9 नीतियों का अनावरण 4 दिसंबर को किया गया। इनका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं कौन कौन सी नीतियाँ हैं। पहली है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। इसका उद्देश्य है एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। इसमें प्रावधान क्या है, इसमें ऋण पर अतिरिक्त 2% का ब्याज का अनुदान है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता है। एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का सब्सिडी है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं आईपीआर पर 3 लाख तक का पुनर्भरण सहायता है। विपणन के लिए यानी मार्केटिंग के लिए आयोजनों में 1.5 लाख तक का अनुदान है। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 तक का पुनर्भरण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो नई राजस्थान की एमएसएमई नीति आई है 2024। नेक्स्ट है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। तो इसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक वृद्धि करना। ठीक है, निर्यात को बढ़ाना है हमको 1.5 लाख करोड़ तक। इसमें प्रावधान क्या है, इस नीति के तहत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए तक अनुदान, सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण या 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट एवं 3 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष, तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए तक की सहायता को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। तो ये अपडेट किया गया है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति को। टारगेट याद रखिए आप, तो 1.5 लाख करोड़ का निर्यात करना है हमको आगामी 5 वर्षों में। एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP। तो इसका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, नवीन जो सूक्ष्म उद्यम है इनको 25% या अधिकतम 15 लाख, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि कितनी सहायता दी जाएगी, अनुदान सब्सिडी कितनी दी जाएगी। तो जो भी छोटे उद्यम हैं, ठीक है, जो भी सूक्ष्म उद्यम है इनको 25% या अधिकतम 15 लाख का है। लघु उद्यम है उनको 15% या अधिकतम 20 लाख का जो है मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% तथा 5 लाख तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं आईपीआर पर 75% या 3 लाख तक का पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना। ठीक है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य याद रखिए, हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र में जो कार्यशील उद्यमों है इनको वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना है हमको। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, योजना के अंतर्गत राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के जो मौजूदा क्लस्टर्स है इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स यानी CFC के माध्यम से
ट्रेनिंग आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है AVGC XR नीति 2024। इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना। तो AVGC XR नीति है, ठीक है, एनिमेशन से संबंधित है। प्रावधान क्या है इसमें? राज्य में बनने वाली जो एनिमेशन फिल्में हैं, गेम्स है, कॉमिक्स है, इनको उत्पादन अनुदान देने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट नीति है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन के नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों एवं उद्यमियों को आकर्षित करना। तो पर्यटन के क्षेत्र में नया इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए जो है ये नीति बनाई गई है। नीति में जो समाहित क्षेत्र है उसमें इको टूरिज्म यूनिट है, फिल्म सिटी है, हेरिटेज रेस्टोरेंट है, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले, इसके अलावा एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल या वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट, हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नई पर्यटन नीति आई है 2024 की। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? इसमें न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 100 करोड़ का जो भी निवेश करेगा, जो भी पर्यटन इकाई निवेश करेगी, उसको क्या किया जाएगा? राजकीय भूमि आवंटित की जाएगी। पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली भूमि को उनकी भूमि के 10% तक राजकीय भूमि कृषि या आवासीय DLC दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में छूट भी दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये भी नई नीति आई है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस नीति को वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करके तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अक्षय ऊर्जा नीति आ गई, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति आ गई, ग्रीन हाइड्रोजन नीति आ गई, ठीक है, और ऊर्जा भंडारण के जो नवीनतम प्रावधान है इनको शामिल करके ये बनाई गई है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। इसका टारगेट क्या है? नई नीति में 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है हमको, ठीक है। 2030 तक टारगेट कितना है? 125 गीगावाट का। और फ्लोटिंग रिजर्वोयर टॉप और कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। फ्लोटिंग रिजर्वोयर टॉप और कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना भी हमारा टारगेट है। वर्ष 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण की परियोजनाएं स्थापित करने का टारगेट है 10,000 मेगावाट की। बायोगैस, बायो CNG को प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य भी इसके अंदर रखा गया है। अगली नीति है राजस्थान राज्य खनिज नीति। इसका उद्देश्य है राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। और प्रावधान इसके अंदर क्या किया गया है? इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने, खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड अनुमतियों के साथ साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आदि करने और पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। तो राजस्थान राज्य खनिज नीति भी आई है। राजस्थान राज्य एमसैंड नीति 2024 भी आई है। एमसैंड इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। प्रावधान क्या किए गए हैं इसके अंदर? एमसैंड इकाई की स्थापना के लिए 3 वर्ष के अनुभव, 3 करोड़ की नेटवर्थ और 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता जो है समाप्त कर दी गई है। पहले ये बाध्यता थी एमसैंड के अंदर, अगर कोई भी इकाई को स्थापित करना चाहता है तो उसको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए था, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ चाहिए थी और 3 करोड़ का टर्नओवर था। इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को भी कम करके आधा कर दिया गया है। वहीं नीलामी के समय एमसैंड यूनिट के लिए 2 प्लॉट रखने के स्थान पर 5 प्लॉट आरक्षित करने का प्रावधान किया जाएगा। सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्य में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। तो यानी कोई भी सरकारी काम होगा उसके अंदर 25% जो है
एम सैंड की ज़रूरत, एम सैंड अनिवार्य रहेगा, ठीक है, आपको एम सैंड उपयोग करना ही होगा 25%। एम सैंड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में परिलाभ भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय। कितने? 9 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। हमने पहले भी 9 पढ़ा है, तो 9 नीतियाँ आई है और 9 नीतियाँ एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 आई है। इसके बाद में राजस्थान में निर्यात संवर्धन नीति 2024 आई है। इसके बाद में एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति आई है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना स्टार्ट की गई है। एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 स्टार्ट हुई है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 स्टार्ट हुई है। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 हुई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य खनिज नीति जो है ये आई है। राजस्थान एम सैंड नीति 2024 आई है, ठीक है। तो ये 9 नीतियाँ हैं। अब राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, तो 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। तो 7 जिलों में जो है ये खोले जाएंगे 9 केंद्रीय विद्यालय। कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये खोले जाएंगे एएफएस फलोदी जोधपुर के अंदर, बीएसएफ सतराना के अंदर, बीएसएफ श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर के अंदर, हिंडौन सिटी करौली के अंदर, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, राजसमंद राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद और महुआ दौसा के अंदर ये खोले जाएंगे। तो 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे। सलूमर एवं डूंगरपुर जिले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, सलूमर को और डूंगरपुर को। तो इन दोनों जिलों को ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 दिसंबर को प्रदान किया गया। तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। तो हमारे सलूमर और डूंगरपुर को दिया गया है। उपलब्धि क्या की है इन्होंने? सलूमर जिला प्रशासन ने सुगम्य भारत अभियान के तहत जिले के 1000 से अधिक जो सरकारी इमारतें हैं इनको दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है, ठीक है। 1000 से अधिक इमारतों में आ जा सकते हैं ये दिव्यांगजन। और अभियान में 5900 से अधिक जो दिव्यांग प्रमाण पत्र और 4400 यूडीआईडी कार्ड भी जारी किए गए हैं। अब डूंगरपुर ने क्या किया है? डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8692 दिव्यांगजनों को पेंशन यानी 5100 यूडीआईडी कार्ड और 217 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की गई है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर यही है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है? तो डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया है। इसके अलावा सलूमर जिला प्रशासन ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? तो सुगम्य भारत अभियान किया है और इसमें 1000 से अधिक बिल्डिंग्स को दिव्यांगजनों के अनुरूप बनाया गया है। अब चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। चयन पंड्या, तो चीखली डूंगरपुर के हैं युवक चयन पंड्या। इनने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया है। तो चयन पंड्या ने बनाया है मात्र 150 ग्राम, ठीक है, 150 से 180 ग्राम का है कंप्यूटर इन्होंने बनाया है। कहाँ के हैं ये? चीखली डूंगरपुर के। इसमें 8 GB रैम है, 256 GB से 1 TB तक का SSD है और कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? पॉकेट जीनियस प्रो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पॉकेट जीनियस प्रो है। 150 ग्राम से मात्र 180 ग्राम का। किसने बनाया? चयन पंड्या ने, डूंगरपुर के युवक है ये। उस्ताद पेम्पे खान, तो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है उस्ताद पेम्पे खान। इनका 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया और जैसलमेर के थे ये पेम्पे खान। पद्मश्री साकार खान मंगणियार के छोटे भाई थे ये और राजस्थान रत्न और मरुधर कलकत्ता पुरस्कार से सम्मानित थे पेम्पे खान। इन्होंने कामायचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति अर्जित की है, ठीक है। तो पेम्पे खान, उस्ताद पेम्पे खान, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कामायचा के साथ मुरली और शहनाई वादन किया है और इसलिए ये फेमस थे। कहाँ के थे ये? जैसलमेर के थे। हमीदा बानो, तो उदयपुर की उड़न परी है हमीदा बानो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धावक है हमीदा बानो। इनका भी निधन हो गया अभी 7 दिसंबर 2024 को, उदयपुर की है ये। हमीदा बानो ने वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेल में 4x400 मीटर रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलीट थी ये, ठीक है।
तो इंटरनेशनल मेडल जीता था इन्होंने। उदयपुर की पहली महिला थी हमीदा बानो, और इनका ये उदयपुर की उड़न परी के नाम से भी जाने जाती है। उन्होंने वर्ष 1981 में जापान चतुर्थ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक भी जीता था। हमीदा को महाराणा सज्जन सिंह, माणक सुवर्ण पदक, महाराणा प्रताप पुरस्कार, रजत जयंती पुरस्कार, नाहर पुरस्कार, अमन अवार्ड, खेल गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। तो याद रखिए इनका अभी हाल ही में 7 दिसंबर को निधन हो गया। प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी महात्मा गांधी दिव्यांगजन विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति है। प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी का 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। आजीवन पोलियो से ग्रसित थी भंडारी। प्रज्ञा निकेतन और अंध छात्रावास की संस्थापक और मुख्य संचालक भी रही थी। नेक्स्ट है रणमल सिंह, सीकर के पूर्व विधायक है, स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे रणमल सिंह। इनका 102 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव है कटराथल, सीकर के अंदर 11 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 1 जुलाई 1941 से 29 फरवरी 1944 तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद अध्यापक के पद से त्यागपत्र देकर जयपुर प्रजामंडल में शामिल हुए थे रणमल सिंह। तो 1947 से लेके 31 दिसंबर 1954 तक भारतीय सेना के अंदर सेनानी रहे थे रणमल सिंह। इन्होंने जो है 1977 से 80 तक सीकर में विधायक भी रहे थे ये। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें 25 सितंबर 2024 को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर सिक्का भेंट करके सम्मानित भी किया था। तो रणमल सिंह का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है चर्चित स्थल पीपलांतरी। तो पीपलांतरी राजसमंद जिले के अंदर है, जहां पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए गए हैं। यह जमीन कभी बंजर हुआ करती थी, जलस्तर भी काफ़ी नीचे था, लेकिन सामूहिक प्रयासों से आज यहाँ पर चारे और सुंदर वन दिखाई देता है। तो पीपलांती क्षेत्र को इन्होंने आबाद कर दिया है। सरपंच है अनीता पालीवाल और पद्मश्री है श्याम सुंदर पालीवाल इन्होंने। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहाँ पर अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास किया है 15 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ट्रेवल प्लस लीजर के पीपुल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में राजस्थान को दिया गया है देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब। नई दिल्ली में स्थित आईटीसी मोरिया में 12 दिसंबर 2024 को आयोजित समारोह में पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक है सुमिता सरोज ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, तो हमारे पर्यटन विभाग की संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर जो है ये कौन है? सुमिता सरोज। इनको ये दिया गया है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। राजस्थान में देश की 68% जो है हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अतिरिक्त पुष्कर, सवाई माधोपुर और शेखावाटी क्षेत्र में भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। कांस्टेबल ऑफ द मंथ, तो जयपुर कमिश्नरेट ने 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये नवंबर माह में उनके सराहनीय कार्य के लिए ये दिया गया है। तो इसमें पुरस्कृत जवान थे गौरव सोलंकी, महेंद्र महिपाल, चैनाराम, संदीप कुमार और निर्भया स्क्वाड में तैनात जो सुनीता, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर संदीप बख्शी। तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है डॉक्टर संदीप बख्शी। इनको शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर संदीप बख्शी को दिया गया है शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव सम्मान। जेएनयू के चांसलर है ये। दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है ये। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको के अध्यक्ष है अजोला मैन डॉक्टर एस.एल. हर्ष। इनको बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये डॉक्टर हर्ष कौन है? पिछले 50 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। 1975 से अब तक 6 लाख पौधारोपण ये कर चुके हैं, और इसके अलावा 1995 से पोलियो कार्यक्रम में अब तक हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक, 150 नेत्र चिकित्सा शिविर में 22,000 की जांच कर चुके हैं। इसके अलावा 1990 से जैविक कृषि की ट्रेनिंग और 20 वर्षों से अजोला पशु आहार पर कार्य करते रहे हैं। ठीक है, तो रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एस.एल. हर्ष को। ठीक है, तो ये याद रखिए। उन्हें 2011 के अंदर मारवाड़ रत्न के साथ ही भारत सरकार के ICSR एवं IIM के द्वारा भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है डॉक्टर एस.एल. हर्ष, और इनको अभी हाल ही में बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और ये जो है किसके अध्यक्ष है, ये डेको के अध्यक्ष है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको है, इसके अध्यक्ष है ये। नेक्स्ट है मेला और महोत्सव के बारे में। शिल्पग्राम उत्सव 2024 तो उदयपुर में स्थित है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान के अंदर ये लोक संस्कृति के संगम का महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ किया गया है 21 दिसंबर 2024 को, और ये शुभारंभ किया गया है हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के द्वारा। 10 दिवसीय ये सम्मेलन है, ठीक है, उत्सव है। इस वर्ष समारोह की थीम है लोक रंग के संग, लोक के रंग लोक के संग, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिवसीय शोक के चलते वहां होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ है डॉक्टर कोमल कोठारी, इनकी स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रहने वाले कठपुतली और चित्र कथी के कलाकार है गणपत सखाराम मसगे, और राजस्थान के भवई कलाकार है डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसको दिया जाएगा, गणपत सखाराम और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जो है ये भवई के कलाकार है, राजस्थान के हैं, और गणपत सखाराम ये है कठपुतली और चित्र कथी के कलाकार, ये है महाराष्ट्र के। तो दोनों को एक रजत पट्टिका के साथ ही 2.51 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला तो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में 14 से लेकर 30 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान राष्ट्र ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के द्वारा। तो सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मान। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का जो है 90वां स्थापना दिवस समारोह कलकत्ता के जीडी बिरला सभागार में 25 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया है। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है कलकत्ता के अंदर। कोटा महोत्सव 2024 तो कोटा महोत्सव कोटा के अंदर जिला प्रशासन कोटा के द्वारा 23 से लेकर 25 दिसंबर को आयोजित किया गया है कोटा महोत्सव, और इसके तहत चंबल रिवर फ्रंट पर फूड कोर्ट लगाए गए, क्राफ्ट बाजार, चंबल महाआरती, लोकल टैलेंट हंट कार्यक्रम, फैशन शो, पेंटिंग वर्कशॉप, आतिशबाजी आदि इवेंट आयोजित किए गए हैं। तो कोटा महोत्सव कोटा के जिला प्रशासन के द्वारा 23 से 25 दिसंबर को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस तो राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डूंगरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इस अवसर पर कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया झालाना डूंगरी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। इसके साथ ही उपभोक्ता न्याय में मेडिसिएशन का शुभारंभ भी किया गया है। इसके तहत अब उपभोक्ता आयोगों में कार्रवाई के लिए किसी भी स्तर पर मीडिएशन की व्यवस्था लागू होगी। तो मीडिएशन क्या है, ये व्यवस्था राजधानी मुख्यालय पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लागू की जा रही है। तो मीडिएटर की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन तो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस अवसर पर 12 से लेकर 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से हुई, जिसका आयोजन किया गया जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 12 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो पहला जो सम्मेलन था वो था रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में जो चयनित युवा हैं इनको नियुक्ति प्रदान दिए, और सभी जिलों में आयोजित हुए रोजगार उत्सव कार्यक्रम में 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र इसके अंदर प्रदान किए गए हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4010 स्कूलों में 8020 स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला, विद्या समीक्षा केंद्र, लर्न एंड अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है।
ठीक है। तो 12 से 17 दिसंबर को ये जो है इसका आयोजन किया गया है। गो स्नेह पात्र एवं पक्षीदाना अभियान, तो ये अभियान जो है इसका शुभारंभ राज्य के पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री है जोराराम कुमावत ने 22 दिसंबर को किया है। इस अभियान का आयोजन उदयपुर एनिमल फीड, हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। 101 गो स्नेह पात्र अभियान जो है उदयपुर एनिमल फीड की गौ माता की भूख मिटाने का प्रयास है, जिसमें उन्होंने गौ माता को कचरे में खाना ढूंढने को मजबूर न होना पड़े, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन संकट में पड़ जाता है। तो इसलिए ये अभियान जो स्टार्ट किया गया है उदयपुर एनिमल फीड संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। तो प्रदेश में 39 जो जिले हैं इनमें जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया था 7 दिसंबर 2024 को। भारत में वर्ष 1995 से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। 1 जनवरी 2011 के बाद विगत 13 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं आया है। 2011 के बाद हमारे कोई भी नया पोलियो का केस नहीं आया। मार्च 2014 में भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। अभियान का कारण क्या है? पाकिस्तान में 55 और अफगानिस्तान में 23 पोलियो के केस पाए जाने को देखते हुए सतर्कता के लिए जो है केंद्र सरकार ने देश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया है। तो 7 दिसंबर से आयोजित किया गया था ये। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान। तो टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ भी 7 दिसंबर 2024 को किया गया है। यह अभियान राज्य के 5 जिले हैं बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह अभियान भारत के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंचकुला, हरियाणा से किया है। तो 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान चल रहा है अभी और ये 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो ये कितने जिलों में चल रहा है? 347 जिलों के अंदर, ये भी याद रखिए। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये पंचकुला, हरियाणा से इसका को स्टार्ट किया गया था जेपी नड्डा जी के द्वारा। अगला है मरु उड़ान अभियान। तो बाड़मेर कलेक्टर है टीना डाबी के द्वारा शुरू किया गया नया अभियान है मरु उड़ान, प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सफलता को देखते हुए प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग ने इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि टीना डाबी जो है बाड़मेर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मरु उड़ान अभियान 13 नवंबर 2024 से स्टार्ट किया गया था टीना डाबी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी है टीना डाबी। इन्होंने इससे पूर्व बाड़मेर शहर को स्वच्छ रखने के लिए बाड़मेर अभियान चलाया था, ठीक है। और अब ये दूसरा अभियान है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। खेलकूद की बात करें तो सिद्धार्थ चौधरी उड़ीसा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के हैं सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? गोला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता उड़ीसा के अंदर। सिद्धार्थ ने 19.16 मीटर गोला फेंककर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया है। सिद्धार्थ ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, SAU चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है संस्कार सारस्वत। तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 18 से लेकर 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। और जोधपुर के हैं ये संस्कार सारस्वत। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ खेलते हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता है, ठीक है। तो संस्कार सारस्वत किसके प्लेयर हैं? ये है बैडमिंटन के, और इन्होंने अर्श के साथ में मिलकर पुरुष युगल का खिताब जीता है। फाइनल में शीर्ष वरीय कर्नाटक के नवीन V और लोकेश P को जो है 21-12, 12-21, 21-19 के सेटों में पराजित किया है। नेशनल बैडमिंटन के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जूनियर चैंपियन जोड़ी पहली बार सीनियर खेलते हुए चैंपियन बन गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है सुशीला मीणा। तो रामेर, तालाब, धरियावाद, प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में है। आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर। सुशीला मीणा जो है एज इट इज़ जहीर खान की तरह बॉलिंग करती है। कहाँ की है ये? रामेर, तालाब, धरियावाद, प्रतापगढ़ की।
और सचिन तेंदुलकर ने भी इनकी प्रशंसा की थी। उनके गेंदबाजी एक्शन का वीडियो शेयर किया था और इसके बाद में ये चर्चा में आ गई थी सुशीला मीणा, और देश के तेज गेंदबाज जहीर खान से इनकी तुलना की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स ने सुशीला मीणा को एकेडमी से जोड़ने की बात कही है, तो राजस्थान रॉयल्स जो है एकेडमी से जोड़ेगी सुशीला मीणा को। नेक्स्ट है सोनिया चौधरी, तो भरतपुर के गांव है उसेर की बेटी है। ये शांतरूप की बहू है दिव्यांग सोनिया चौधरी। इन्होंने कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। कंबोडिया में 5 से 7 दिसंबर 2024 को आयोजित इस पूरी सीरीज में सोनिया चौधरी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर का खिताब भी जीता है। तो सोनिया चौधरी कहाँ की है? भरतपुर की है। 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25, तो कार्मिक विभाग के तत्वाधान में 11वीं है ये राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन पटेल स्टेडियम में 21 से लेकर 23 दिसंबर को किया गया है। प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के 10 संभाग और जयपुर मुख्यालय सहित 11 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में 1078 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता, तो इसका आयोजन SMS स्टेडियम में किया गया है, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा 31 नंद घर का शुभारंभ किया गया है। कितने? 31 नंद घर का शुभारंभ किया गया है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। तो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक है वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद में 31 जो है आधुनिक आंगनबाड़ियों में नंदघर का उद्घाटन किया है। नंदघर वेदांता की प्रमुख सामुदायिक पहल है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है नंदघर को विकसित कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा अभी हाल ही में 31 नंदघर जो है का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स। तो राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष जो है राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को 15 दिसंबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो 150 बनाई गई है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स 15 दिसंबर 2024 को। यूनिफॉर्म ब्लू कलर की इनकी होगी और जिस पर कालिका का नियोन मोनोग्राम लगा होगा। हर गश्ती इकाई में 4 महिला अधिकारी होगी इसके अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फरवरी 2024 में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन की घोषणा की थी और अभी 150 जो है इन्होंने शुभारंभ कर दिया है इसका। कृष्णा UGV रोबोट, तो जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब है फर्स्ट रोबोटिक्स ने कृष्णा UGV रोबोट बनाकर इंडियन आर्मी के चुनिंदा हिस्सों के लिए सौंपे हैं। ये रोबोट एक से दूसरे स्थान पर हथियार ले जाने जैसे मुश्किल कामों को आसान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो कृष्णा UGV रोबोट, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? हथियार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और ये किसने सौंपे हैं? जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब है फर्स्ट रोबोटिक्स ने, ठीक है, इंडियन आर्मी को ये सौंपे हैं। इंडियन आर्मी ने -6 डिग्री के अंदर लद्दाख में रोबोट्स के 3 अलग अलग स्टेज में ट्रायल पूरे कर लिए हैं और लगभग 350 kg वजनी रोबोट की कीमत है करीब 90 लाख से 1 करोड़ तक। नेक्स्ट है गांधी सागर में परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी दी गई है। तो रावत भाटा के समीपवर्ती कस्बे और चंबल नदी घाटी परियोजना के बड़े बांध गांधी सागर में नाभिकीय ऊर्जा निगम ने परमाणु रिएक्टर लगाए जाने को मंजूरी दी है। तो परमाणु रिएक्टर लगाया जा सकेगा कहाँ पर? ये गांधी सागर के अंदर, ठीक है। तो महाप्रबंधक नाभिकीय ऊर्जा AP सामल को इसका समन्वयक बनाया गया है। नाभिकीय ऊर्जा निगम और NTPC की ये संयुक्त परियोजना होगी, ठीक है, और NTPC और नाभिकीय ऊर्जा निगम दोनों बनाएंगे NPCIL। इसके अलावा रावत भाटा से 53 किलोमीटर दूर बासी में परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए जल्द सर्वे किया जाएगा। प्रकृति परीक्षण, तो प्रकृति परीक्षण एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति
जो है निश्चित करने में मदद करता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति त्रिदोषों यानी वात, पित्त और कफ को पता लगाकर उसके अनुसार खुद को परीक्षण स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या में छोटे बड़े बदलाव करके स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है प्रकृति परीक्षण, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है सद्भावना केंद्र। गरीब और ज़रूरतमंदों को कपड़े आदि सामान निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी शहरों में 600 से अधिक सद्भावना केंद्र खोले जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। नेकी की दीवार की तर्ज पर खोले जाने वाले इस सद्भावना केंद्रों का संचालन मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में पंजीकृत जो बेरोजगार है उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये थे जनवरी के करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।